नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम आज से बच्चों अकाउंट का क्लास 11 का अकाउंट चालू करेंगे, जिसमें बच्चों मैं अकाउंट को आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बच्चों अगर बच्चों तुमने 11वीं के अकाउंट को अगर अच्छी तरीके से सीख लिया ना, तो 12वीं में आपको अकाउंट में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बच्चों 11वीं का जो अकाउंट है बच्चों वो पूरा का पूरा बेसिक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि जब भी कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो एकदम डिटेल में पढ़ो। एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन इतना अच्छे तरीके से पढ़ो कि वो सीधा आपके माइंड में, आपके भेजे में, आपकी खोपड़ी में उतर जाए बच्चों। ठीक है, तो आज बच्चों हम अकाउंट का पहला चैप्टर चलाएंगे, जिसमें से आपको बड़ा पार्ट 1 में अकाउंट के ऐसे 2 बुक है। अकाउंट की कितनी बुक है बच्चों? 2 बुक है। एक भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है। और बच्चों अगर मैं बात करूँ तो इसमें भाग 1 में बच्चों 11 चैप्टर्स हैं, और इन सारे 11 चैप्टर्स बच्चों आप सीक्वेंस वाइज अगर वीडियो को देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर लेक्चर को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर वाइज सारी वीडियो को आपको देखना होगा। तो बच्चों मैं चालू करता हूँ हिसाबी पद्धति और उनके परिभाषित शब्द। अकाउंट का पहला टॉपिक हम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ, आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि पहले ये बताओ बच्चों अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अकाउंट क्या होता है बच्चों? अकाउंट एक तरीके का वाणिज्य है बच्चों, जिसमें हम क्या कहते हैं, व्यापार करते हैं, एक दूसरी जगह से लेन देन करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, अकाउंट। अगर मैं बात करूँ बच्चों हिसाबी पद्धति क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बताओ मुझे हिसाबी पद्धति क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हिसाबी पद्धति क्या होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हिसाबी पद्धति अकाउंटिंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, क्या होता है पहले यहाँ पर समझ लो कि व्यवसाय की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा हिसाबी पद्धति या लेखा विधि को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो इस व्याख्या के आधार पर हिसाबी पद्धति के दृष्टिकोण को समझा सकते हैं, जिसका नाम क्या था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग AICPA का द्वारा निर्भर व्याख्या दी गई। तो इसकी परिभाषा बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हिसाबी पद्धति व्यवहार और घटनाओं मतलब कि लेन देन जो मौद्रिक लक्षण रखते हों उन्हें द्रव्य के रूप में लिखने और वर्गीकरण करने, निष्कर्ष निकाल करके उनके परिणामों का अर्थघटन करने की कला को हम क्या कहते हैं बच्चों? हिसाबी पद्धति कहते हैं। और बच्चों हिसाबी पद्धति तो हिसाब रखने वाले सबसे पहले कौन थे बड़ा? भारत के इतिहासकार जिसका नाम था बच्चों चाणक्य। चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे बड़ा, जिन्होंने सबसे पहले बच्चों हिसाबी पद्धति का महत्व समझाया था। उसके बाद बच्चों उसके श्रेय में बड़ा उनका समर्थन देने के लिए बड़ा तो इटली के रहने वाले गणित शास्त्री जिनका नाम था लुकिया पैसियोली, इन्होंने बड़ा अकाउंट पद्धति को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा था और समझाया था, और हिसाबी पद्धति को किस तरीके से मेंटेन करना है वो सारी चीज़ें बताया था बच्चों। हिसाब में बड़ा कि डेली का लेन देन कि भाई कितनी पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना खर्च हुआ, कितनी इनकम हुई, वो सारे हिसाब किताब बड़ा वहाँ पर की जाती थी। और बच्चों आज मैं आपको समझाने वाला हूँ बच्चों कि परिभाषित शब्द। तो परिभाषित शब्द बड़ा पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और आप लोगों को बड़ा साथ साथ में मैं नोट्स भी देते जाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं परिभाषित शब्द। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आज से हम चालू करेंगे हिसाबी पद्धति उनके परिभाषित शब्द से। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि धंधा की व्यवहार, धंधा मतलब क्या होता है बच्चों? व्यावसायिक व्यवहार किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना बच्चों, एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा के रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय मतलब क्या होता है बच्चों? लेन देन, अर्थात क्या होता है? धंधा की व्यवहार। धंधा की व्यवहार बच्चों उसमें 2 पर्सन होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए
वस्तु या सेवा के रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय का यानी लेन देन होता हो उसे धंधा की व्यवहार कहते हैं। और बच्चों धंधा की व्यवहार के कितने प्रकार हैं? तो धंधा के व्यवहार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा बच्चों? रोकड़ व्यवहार और साख पर व्यवहार। साख मतलब होता है बच्चों उधार व्यवहार। और बच्चों अगर मैं बात करूँ रोकड़ व्यवहार क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों अगर मैं आपको समझाऊं कि रोकड़ व्यवहार क्या होता है, जिसमें आर्थिक लेन देन होती हो, उसे हम रोकड़ व्यवहार कहते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों मेरे पास एक छोटी सी दुकान है बच्चों, ठीक है, और आप मेरी दुकान पर आ रहे हो कोई सामान खरीदने के लिए। तो जब आप मेरी दुकान पे कोई सामान खरीदोगे तो बताओ तुम मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे? सामान के बदले क्या दोगे बच्चों? पैसा ही दोगे ना। जैसे कि मान लो मेरे दुकान पे पेंसिल है और आपको पेंसिल की ज़रूरत है, तो आप आओगे मेरे दुकान पे, क्या करने आओगे भाई? पेंसिल खरीदोगे, है ना। आप मान लो मेरे दुकान पर आए, मान लो मेरे दुकान पर आए और पेंसिल खरीदा, तो पेंसिल के बदले मुझे क्या दोगे बच्चों? पैसा दोगे ना। इस पेंसिल के बदले क्या दोगे? पैसा, मतलब रोकड़ दे रहे हो, ठीक है। ये देखिए रोकड़ दे रहे हो, इसे हम क्या कहेंगे? रोकड़ व्यवहार कहेंगे बच्चों, ठीक है। और उधार व्यवहार क्या होता है बच्चों? उधार व्यवहार का मतलब होता है बच्चों जिसमें आर्थिक लेन देन होती हो परंतु पैसा बाद में चुकाना हो। जैसे कि मान लो बच्चों अगर आपने किसी की दुकान पर गए और जैसे मान लो आपने दूध लिया और आपने दुकानदार को कहा कि अंकल जी मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगा, मैं पैसे आपको बाद में दूंगा। तो आपने जब वो पैसा बाद में देने की बात कर रहे हो ना, उसी को हम क्या कहेंगे? उधार पैसा देना, मतलब उधार में माल खरीदना। कि अभी तक आपने पैसा नहीं दिया लेकिन वो पैसा भविष्य में आप चुकाओगे, उसे क्या कहेंगे? उधार व्यवहार कहेंगे, ठीक है। पैसे को तुरंत ना चुकाना, बाद में चुकाना या भविष्य में चुकाना, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? साख पर व्यवहार, मतलब उधार व्यवहार कहते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट बच्चों? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे धंधा की व्यवहार किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, रोकड़ व्यवहार किसे कहते हैं, फिर उधार व्यवहार किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ें बच्चों आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा। नेक्स्ट बच्चों है पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी एक तरीके का बड़ा पैसा होता है, ठीक है। कैसे पूंजी किसे कहेंगे? धंधा का मालिक धंधा प्रारंभ करने के लिए, फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, धंधा का मालिक धंधा प्रारंभ करने के लिए रोकड़ माल या संपत्ति लेकर आता हो उसे हम पूंजी कहेंगे। जैसे कि मान लो बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। जैसे मान लो बेटा अगर आपको कोई बिजनेस, छोटा सा बिजनेस शुरुआत करना है, तो बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो भी मालिक होगा, मान लो वो 10,000 रुपया रोकड़ लेकर आ रहा है, नगद लेकर आ रहे हैं, और 6,000 रुपया फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, और 8,000 रुपया माल लेकर आ रहे हैं, धंधा शुरू कर। जैसे मैं आप छोटी मोटी बताऊं कि बच्चों जैसे मान लो मुझे एक ट्यूशन क्लास ओपन करना है, चालू करना है, तो ट्यूशन क्लास चालू करने के लिए बच्चों मुझे पैसा तो लाना पड़ेगा, पैसा तो लगाना पड़ेगा। और ट्यूशन खोल लेने के बाद बच्चों मुझे बेंच खरीदने पड़ेगा, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, और फर्नीचर खरीदने के बाद बच्चों मुझे माल, मतलब कि कुर्सी, टेबल, किताबें, ये सारी चीज़ें भी तो हमें खरीदनी पड़ेंगी, तभी तो हम धंधा को शुरू कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो वो होता है पूंजी, कि धंधा का मालिक धंधा को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए रोकड़ माल या संपत्ति लेकर अगर आता हो तो उसे हम पूंजी कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आहरण किसे कहते हैं? आहरण उसका उल्टा हो जाएगा। धंधा का मालिक धंधा, बच्चों यहाँ पर धंधा का मालिक धंधा में से, क्या आएगा बच्चों? में से। धंधा का मालिक धंधा में से रोकड़ माल या संपत्ति लेकर जाता हो उसे आहरण कहते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों मेरे पास बच्चों एक कपड़े की दुकान है, ठीक है। अगर मुझे बच्चों मेरे बच्चों के लिए कपड़ा लेकर जाना है तो मैं क्या करूँगा? अपने धंधे में से ही कपड़ा लेकर जाऊँगा। तो उसे यानी कि हम क्या करें? धंधा में से सामान लेकर जा रहा हूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा? आहरण। या सिंपल सी बात है, मैंने बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है तो मैं क्या करूँगा? अपने धंधे में से पैसे निकाल करके अपनी वाइफ की क्या बोलते हैं
दवा लाऊंगा ना, तो मतलब धंधे में से पैसा निकाल रहा हूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आहरण हो जाएगा। क्लियर, कि धंधा का मालिक धंधे में से रोकड़ माल या संपत्ति लेकर जाता हूँ, उसे आहरण कहते हैं बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों दायित्व। बच्चों दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी, दायित्व होता है। तो दायित्व क्या होता है, जैसे कि मान लो बच्चों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। दूसरा, आप लोग बच्चों पढ़ाई क्यों करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपकी एग्ज़ाम क्यों हो जाती है, कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ो और आपकी जिम्मेदारी बनती है पेपर को अच्छी तरीके से अटेंड करो। ठीक है। या दूसरी चीज़ है, अगर आपने किसी से उधार पैसा लिया है, आपने किसी से भी उधार पैसा लिया है, तो भविष्य में आपको पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी होगी ना। अरे सिंपल सा लॉजिक यार, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो क्या आपका हक नहीं बनता, आपका अधिकार नहीं बनता कि आप भविष्य में उसको पैसा चुकाओगे ना। किसी से भी उधार पैसा लोगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भविष्य में उसको पैसा देना भी है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी दायित्व है, आपकी लायबिलिटी है। तो इसकी परिभाषा समझ लो बच्चों, क्या है, धंधा के द्वारा उधार लिए गए माल या संपत्ति या सेवा संबंधित भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली गई रकम वापस करने की पात्र रकम को हम क्या कहते हैं बच्चों, दायित्व कहते हैं। आपने किसी से उधार माल खरीदा है या किसी से संपत्ति या सेवा संबंधित किसी को रकम देना हो या किसी से उधार पैसा लिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दायित्व कहते हैं। क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं बच्चों दायित्व का दूसरा नाम क्या है, तो दायित्व का दूसरा नाम है जवाबदारी, जिसे हम देवा के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों दायित्व के कितने प्रकार हैं, तो दायित्व के वैसे दो प्रकार हैं, एक संबंध के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर। अगर मैं बात करूं बच्चों संबंध के आधार पर दो हैं, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। समय के आधार पर दो है बच्चों, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। अगर बाह्य दायित्व की बात करूं बच्चों, उसमें भी दो है, चालू और गैर चालू दायित्व। ठीक है। आगे बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध के आधार पर धंधा के दायित्व कितने प्रकार हैं, तो दो, आंतरिक और बाह्य। अगर बात करूं आंतरिक दायित्व किसे कहते हैं बच्चों, धंधा के द्वारा मालिक को चुकाए जाने वाली रकम को धंधा के आंतरिक दायित्व कहते हैं। आंतरिक दायित्व किसे कहते हैं बच्चों, धंधा के द्वारा मालिक को चुकाए जाने वाली रकम को हम क्या कहते हैं बच्चों, आंतरिक दायित्व। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों बाह्य दायित्व, मतलब कि तीसरे पक्षकार को पैसा, कि धंधा के द्वारा तीसरे पक्षकार के पास से उधार माल खरीदे या संपत्ति या सेवा संबंधित चुकाए जाने वाली रकम को या उधार ली गई रकम को वापस करने की रकम को हम क्या कहते हैं, बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मान लो बच्चों मैंने किसी से, या सपोज मान लो मैंने बैंक से पैसा लिया, तो बैंक से पैसा लिया तो मतलब मैंने बाहर वाले से पैसा लिया ना, तो बैंक को पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जब चुकाऊंगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, बाह्य दायित्व, मतलब बाहर वाले को पैसा चुका रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूँ बच्चों संबंध के आधार पर दो हैं, आंतरिक और बाह्य दायित्व। और बच्चों इसमें और यहाँ पर बात करूँ चालू दायित्व किसे कहते हैं, तो जो दायित्व धंधा के 1 वर्ष में चुकाना होता है उसे चालू दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व किसे कहते हैं बच्चों, जो 1 ही साल के अंदर चुका दिया जाए उसे चालू दायित्व कहते हैं। जो दायित्व धंधा को 1 वर्ष में चुकाना हो उसे चालू दायित्व कहते हैं। आगे चालू दायित्व को अल्पकाल दायित्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए जैसे कि उदाहरण दिया है, उधार माल खरीदा है तो उसे पैसा देना पड़ेगा, खर्च चुकाना बाकी हो, या रमण के पास से आपने माल खरीदा है, भाड़ा चुकाना बाकी हो, फर्नीचर से उधार माल खरीदी, तो ये सब क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, चालू दायित्व बच्चों। 1 साल के अंदर आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे गैर चालू दायित्व किसे कहते हैं बच्चों, गैर चालू दायित्व धंधा के 1 वर्ष से अधिक समय के लिए चुकाना होता है, जिसे गैर चालू दायित्व कहते हैं। गैर चालू दायित्व मतलब ऐसा होता है बच्चों जो 1 साल से ज़्यादा समय का होता है, उसे गैर चालू दायित्व कहते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए आगे अगर बात करूँ बच्चों तो यहाँ पर समय के आधार पर भी 2 प्रकार हैं, चालू और गैर चालू।
चालू मतलब जो होता है 1 वर्ष से कम समय का होता है, और गैर चालू मतलब 1 साल से ज़्यादा समय का होता है बच्चों। ठीक है। और बच्चों बाकी का टॉपिक, संपत्ति का टॉपिक बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है। अभी के लिए बच्चों आपको मैंने यहाँ पर जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, जितना भी नोट्स मैं आपको समझाया बच्चों, ये सारे नोट्स आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, और सारे नोट को चौपड़े में अच्छे से लिख लेना। और बच्चों जो टॉपिक आपको समझ में ना आए वो टॉपिक बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो बना दूंगा। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।